हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के सेट नंबर 13। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को सॉल्व कर लिया होगा और इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। 50 MCQ में से कोशिश करिए कि आप 35 प्लस स्कोर कर सकें। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक महीने के पहले तारीख से ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है गूगल फॉर्म पर। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है जिसमें अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस मंथ में जो हम टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का सेट चलेगा। और इस बार हमने 4 ग्रुप बनाए, ग्रुप A, B, C और D। तो पहले ग्रुप में होमवर्क सीरीज चल रहा है, जिनको जुड़ना है आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 50 MCQ प्लस इसमें आपको PDF और रैंक मिलता है। ठीक उसी तरह से सेकंड ग्रुप जो है बिहार SI का है, 50 क्वेश्चंस और इसमें भी PDF और रैंक आपको मिलता है। होमवर्क सीरीज में क्या है कि टॉपिक आपको दिए जाते हैं और उसके बाद टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ग्रुप C में उसी तरह से बिहार SSC के लिए 75 MCQ और ग्रुप D यहाँ पे जो देख रहे हैं आप मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट में कराए जाते हैं और सभी के सभी टेस्ट ऑनलाइन मोड में होते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। रही बात पेमेंट की, तो आप सभी ग्रुप का प्राइस देख सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 93 42 85 15 38 ये नंबर दिया गया। इस नंबर पे आप पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। जौ एवं गेहूं के सर्वप्रथम खेती के जो प्रमाण मिले हैं, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी जो डेट देख रहे हैं, जैसे 24 अक्टूबर तो UNO डे के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। 22 मार्च मैंने आपको बताया था WE, आप याद रखिए। WE याद रखेंगे तो यानी हमें ज़रूरत है किसकी? तो पहला तो वाटर और दूसरा अर्थ। तो W जो देख रहे हैं 22 मार्च से हो जाएगा वाटर, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल जो आप देख रहे हैं 22 अप्रैल वो हो जाएगा पृथ्वी दिवस। तो इन दोनों डेटों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें ज़रूरत है WE याद रखिए, ठीक है हमें। अगर हम बात करें 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ये चारों के चारों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? दीवाने अर्ज नामक जो विभाग है इसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बलबन। ठीक है, बलबन, जिसको बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी और अपने विद्रोहियों के प्रति कह सकते हैं लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी कई जो कि विभागों की स्थापना किया था। जैसे हम लोग याद रखे थे, एक ट्रिक था हमारा खैबा, ठीक है, हमने आपको बताया था खैबर ट्रिक करके। तो दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक और दीवाने बदंगान, इन तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की एक रियासत थी दीवाने मुस्तखराज के नाम से हम इसको जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इन सभी डेटों को इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापीकोंदा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पापीकोंदा नेशनल पार्क का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी से, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा। उड़ीसा के संबंध में 2 चीज़ याद रखेंगे, जैसे एक होता है भितरकनिका और एक याद रखेंगे सतकोसिया। ठीक है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा डी। अगला क्वेश्चन, योम कीपर युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? योम कीपर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये जो युद्ध हुआ था इजराइल और मिस्र और साथ ही साथ सीरिया के बीच लड़ा गया था। कब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973। 1973 सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ रैट्स के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए, ग्लासगो को कई नामों से जाना गया है। ग्लासगो को जैसे फैशन टाउन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा ग्लासगो को कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैजिक सिटी के नाम से, फ्लैश टाउन के नाम से, गोल्डन रॉक के नाम से जाना जाता है ग्लासगो को। इन दोनों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो कब से कब था?
1956 से लेकर के 61 तक, ठीक है, 1956 से 1961 तक। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये पंचवर्षीय योजना का संबंध की रूपरेखा किससे संबंध था, तो पीसी महालनोबिस से संबंध रखता था। सी विल बी अ राइट आंसर। जो पहला था, यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस की बात की तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ कब था, तो 29 जून 1800, ध्यान रखिएगा 1893, ठीक है, इनका जन्म हुआ था पीसी महालनोबिस जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह, ये ध्यान रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1991 में उदार औद्योगिकरण नीति जो लागू की गई थी, वो उस वक्त ये वित्त मंत्री थे और पीवी जो नरसिम्हा राव थे, ये उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे। सबसे अधिक हम जानते हैं कि जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग मिजोरम है, लेकिन ऑप्शंस में मिजोरम नहीं है, तो मिजोरम के बाद जो होगा उसे टिक करेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या था, रामचल मेघालय हमने ट्रिक याद रखा था प्रतिशत के लिए। तो राम का मतलब मिजोरम, रम यानी राम, लेकिन मिजोरम नहीं है। उसके बाद चल का मतलब अरुणाचल, ये हो गया राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किस एक ने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है कौन से धार्मिक समूहों ने, वो है जैन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, जैन। नेक्स्ट वन, बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 30वें, ये बिल्कुल सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक जो कि तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट वन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद, ध्यान रखिएगा परिषद की बात की जा रही है। तो विधान परिषद की स्थापना या फिर उसके समाप्ति का जो प्रावधान है वो 169 के अंतर्गत आता है, 169। जबकि विधानसभा की बात करें, विधानसभा 170 के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो बताइए कि कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में पड़ता है और अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में। यानी सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एंड तक वीडियो को देखिए। अगर आपको और अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की मज़ेदार कंटेंट हमेशा देखने को मिलता है। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन का निर्माण पेनक्रियाज में होता है, पेनक्रियाज में उपस्थित बीटा कोशिका से। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। हमारे भारत में अगर हम बात करें, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसे डोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, एलुवियम सॉइल के नाम से भी इंग्लिश इसका वर्ड होता है, एलुवियम सॉइल, जलोढ़क मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय के पठार का भाग नहीं है। कौन मेघालय के पठार का भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भुवन हिल्स। भुवन जो हिल्स है, भुवन हिल्स ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ये पड़ता आपका असम में ही पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कौन से जिले में, तो असम में जिले की अगर हम बात करें तो बराक घाटी के, ठीक है, बराक घाटी के कछार जिले में, ये याद रखना है, कछार जिले में। आगे बढ़ते हैं। करेवा मिट्टी जो कि जफरान मतलब केसर की एक प्रकार होता है, जफरान की खेती के लिए उपयोगी है, कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखना है करेवा मिट्टी भारत में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर हिमालय में मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि केसर की खेती सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन,
आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में तो पहला पॉइंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन 1782 में हुआ था और 1782 में कौन सी संधि हुई थी? सलबाई की संधि। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन सलबाई की संधि के तहत, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ वो देवगांव की संधि के तहत हुआ था। देवगांव की संधि के मतलब हम वहाँ पे भी जैसे कि देखिए देवगांव की संधि 1803 है और जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध भी 1803 से 1805 के बीच था। तो यानी कि देवगांव की संधि का संबंध कहीं ना कहीं आपका द्वितीय से रहा था, ना कि प्रथम से। तो ये पॉइंट भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था करीब 1818 में हुआ था, 1718 में, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। और उसके बाद समझ कह सकते हैं कि जो पेशवा की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि तीसरा पॉइंट करेक्ट है। तो केवल और केवल 3 को टिक करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से संबंध रखता है। बी को टिक करेंगे, मराठा भू राजस्व से संबंध रखता है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा था? वो कौन था? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सर थॉमस रो। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया। नेक्स्ट पहला पॉइंट है कि पुरुषों में जो वृषण और स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होने की ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया गया, यानी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम्स में भी आजकल यही हो रहा है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी। तेल नदी का संबंध हो जाएगा किससे? सी विल बी करेक्ट आंसर, महानदी से। ठीक है, महानदी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करें महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महानदी का उद्गम कह सकते हैं कि रायपुर के समीप सिहावा पर्वत से होता है। सिहावा नामक पहाड़ी या फिर पर्वत से होता है, ये याद रखना है। इसे हम लोग प्राचीन काल में अलग नामों से भी जानते थे, जिसको हम लोग चित्रोत्पला के नाम से जानते थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, वो बढ़ जाएगा, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। वह अर्थशास्त्री जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है वैज्ञानिक रूप से। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निर्धारण तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक रूप से VKRV राव ने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ध्यान रखेंगे, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिना सोचे समझे टिक कर सकते 31%। ठीक है, क्योंकि लगभग 31.2% होता है शहरी, और मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था 68.8% होता है आपका ये जो कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो दोनों को याद रखें, क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछे जाने की चांसेस रहता है। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? EPCG का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्री या फिर मेंस दोनों में से आपका ये सिलेबस में होता है कि एक फुल फॉर्म डेफिनेटली देता है, फुल फॉर्म पूछे जाने की चांसेस रहता है। और फुल फॉर्म में अगर हम ध्यान रखें तो आपको ये याद रखना है कि 3 से 4 वर्ड वाले ही देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे EPCG जो है वो 4 लेटर वाला है। इसी तरह से देखने को मिलेगा ज़्यादातर, या फिर 3 लेटर, ये 2 आपको याद रखना। ज़्यादातर कोशिश करना है जो इंपॉर्टेंट हो, जो चर्चा में रहता है, उस तरह से याद रखिए। तो EPCG का पूर्ण रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कि अबिसिनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हाल ही में हमने लूसेंट जो सब्जेक्टिव हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने पठार को कवर किया था, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अबिसिनिया का जो पठार है इथोपिया और सोमालिया में विस्तृत है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इथोपिया, ऑप्शन ए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को
किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम्स का जो पैटर्न है, यानी कि जो 75 करीब हम लेकर के चलते हैं कि जीके जीएस पूछा जाएगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रहने की चांसेस होती है वो लूसेंट बुक से रहता है, क्योंकि बिहार के चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम्स देख लो, अब मैं बिहार पुलिस की बात नहीं करूँगा, और जो एग्ज़ाम्स हो गया जिसको पैटर्न छेड़छाड़ किया गया था उसको हम लोग साइड में रख करके अगर हम जेन्यून बात करें कि जेन्यून पैटर्न क्या होता है, तो उसमें हम देखें तो आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस होगा वो लूसेंट से कवर हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए लूसेंट बुक को लेकर के चल रहे हैं, जिसको होमवर्क पे मैं आपको रात को देता हूँ, आपको पढ़ के आना होता है और उसके नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलता है वीडियो MCQ। तो आप उसको कवर करते चलिए और हम पूरे सेट में कोशिश करेंगे कि लूसेंट से क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करें, और जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी किया है, पीछे के 2 वीडियो मैंने आपको दिया उसमें भी मैंने किया है। ठीक है, तो लूसेंट बुक को भी कवर करना है, साथ साथ NCERT को भी लेकर के चलना है, और कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन एक बताया था, जो युद्ध था योम कीपर युद्ध, उसको याद रखिएगा, जैसे कि वो आपका इधर उधर कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में आपको प्रैक्टिस करते करते कहीं कहीं से इकट्ठा करने पर मिलता है। अब कहोगे कि कोई एक बुक पढ़ लेंगे वहाँ से सभी क्वेश्चंस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना रहता है, इधर उधर सर्च करते रहना है, क्योंकि जीके कहीं से भी मिले आप उसको बस पढ़ते चलिए। ठीक है, तो आई होप कि समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हर तरह से आपको गाइड किया जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तब। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बहुत चीज़ें पता होगी, बहुत सारी बार बताई गई है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था? किस सिख गुरु को? और वो सिख गुरु कौन थे? तो रामदास। रामदास होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर रामदास की बात करें तो ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो रामदास जी चौथे गुरु थे। कैसे याद रखा था हमने? राम, यानी कि रामायण में 4 भाइयों में से एक थे राम, 4। ठीक है, और अर्जुन कौन से गुरु थे? तो ये 5, क्योंकि 5 पांडवों में से अर्जुन एक थे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये अंतिम गुरु थे, और गुरु हरकिशन की बात करें 8वें गुरु से, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हर्षेल समिति का गठन कब किया गया था? हर्षेल समिति का गठन कब किया गया था? हर्षेल समिति का गठन जो है वो टकसाल संबंधी सुझाव पर विचार करने के उद्देश्य से 1893 में गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो कौन सा होगा? सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है वो कौन सा है? तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक किया है तो आपने गलती की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पे देखें तो जलवाष्प भी है, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होगा। अगर ऑप्शंस में जलवाष्प ना हो उस कंडीशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट वन, महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ क्या होती है? महासागरीय जल की जो लवणता होती है वह गहराई के साथ क्या होता है? तो गहराई के साथ बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक जी को जाना जाता है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का जो काम है वो किसका है? गुरु हरगोविंद जी का। गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और अपने आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। तो ये भी बिल्कुल सही है, अंतिम गुरु थे, क्योंकि आखिरी बात की जा रहा है, आखिरी गुरु अंतिम गुरु थे। का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1666 ईस्वी पटना में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? दूसरा सिकंदर के रूप में किसे जानते हैं? सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है, या फिर सिकंदर सानी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने सिकंदर की तरह जो विश्व विजय का विचार था किसके कहने पर त्याग दिया था? किसके कहने पर? तो उसका एक मित्र था जो कि दिल्ली का कोतवाल कह सकते हैं, उनका नाम क्या था? अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के कहने पर इसने अपना विश्व विजय का विचार त्याग दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्थायी सेना रखने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की जो प्रथा है, घोड़ा दागने की प्रथा। घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है? घोड़े को भी पहचान देने का एक तरीका इसने स्टार्ट किया था। भू राजस्व की दर जो है अपने समय में उन्होंने आधा कर दिया था, यानी 1/2 कर दिया था।
बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया, साथ ही साथ मूल्य नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया, अलाई दरवाज़ा को बनाया, सिरी किला को बनाया, हज़ार खंबत महल की स्टार्टिंग कराई। और देखिए एक क्वेश्चन याद रखेंगे, अलाई दरवाज़ा जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से जाना जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबर है, कृत्रिम रबर है, बताइए कौन सा। नियोप्रिन, नियोप्रिन ऑप्शन ए। आइसोप्रिन जो होता है वो प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक बहुलक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे। किताबुल हिंद के लेखक अल-बिरूनी, ऑप्शन डी अल-बिरूनी। हिमालय पर्वत एक प्रकार है किसका, हिमालय पर्वत किसका एक प्रकार है, तो इसे हम लोग वलित पर्वत के उदाहरण के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे भावर कहा जाता है, भावर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि इस सभा के वरिष्ठ नेता थे, उन्हीं को बनाया गया था। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः बैठक जो हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मुर्शीद कुली खां थे, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद अली वर्दी खां, और इनके बाद एक और आए थे सरफराज खां करके, और उसके बाद सिराजुद्दौला। यानी कुल मिलाकर अगर हम क्रम देखें तो ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 1 2 3 4, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे, हर्षवंती विष्टी, हर्षवंती विष्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वित्त आयोग के निम्न शामिल होते हैं, वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 280 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ ही साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है, कहाँ के खुदाई से मिला है, गड्ढों के अंदर मतलब रहते थे, तो जिसको हम लोग गर्त निवास का साक्ष्य कह सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था बुर्ज होम, बुर्ज होम मैंने आपको नोट्स में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, प्राचीन काल के जो भी प्रमुख स्थल थे उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बुर्ज होम में आपने देखा था कि गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कश्मीर में पड़ता है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, डी विल बी राइट आंसर, कोच्चि, ठीक है, कोच्चि। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है कौन सी जनजाति, इनुइट कह सकते हैं, इनुइट, ठीक है, इनुइट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इनुइट जो है इसे आपको याद रखना है, जैसे कि ये ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, रूस के कुछ उत्तरी जो भाग है उसमें भी पाया जाता है, बर्फीले आर्कटिक जो इलाके हैं उसमें भी, तो इनुइट कहते हैं। इनुइट जो जनजाति है फिलहाल हम उत्तरी अमेरिका में टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस राज्य की पुलिस को, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि सुजीनी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, सुजीनी जो कढ़ाई है, कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, इसका संबंध बिहार से, डी को टिक करेंगे, बिहार से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको वीडियो पसंद आ चुकी होगी।
या फिर वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आई तो क्या पसंद नहीं है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आपको पसंद दिलाएं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर किया करें, ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, जिसको एक डेंसर मीडियम कहते हैं और एक आपका रेयर मीडियम होता है। देखिए सघन माध्यम हम जैसे कि अगर 2 माध्यम की बात करें तो सघन, और जैसे सघन में हम ले लेते हैं कांच, और आपका विरल माध्यम की अगर हम बात करें तो विरल माध्यम में हम ले लेते हैं चलो हवा ले लेते हैं, विरल माध्यम में हवा। देखिए कोई भी मीडियम हो सकता है, दोनों की तुलना में जो ज़्यादा डेंसर रहेगा, जो ज़्यादा सघन रहेगा वो आपका सघन होगा, और जो कम रहेगा वो आपका विरल माध्यम होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर हम कांच से हवा में प्रवेश करते हैं कोई भी प्रकाश, जैसे अगर इस तरह से समझिए कि अगर ऊपर का आपका जो विरल माध्यम है, या फिर चलो ऊपर में हम सघन ले लेते हैं, इस तरह से समझते हैं। ऊपर क्या अगर आपका सघन है तो सघन से अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो पहले तो आपका ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे प्रकाश धीमा होगा, लेकिन जैसे ही ये हवा में गुजरता है तो अब वहाँ पे क्या होगा, इसका रफ्तार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये पहले सघन माध्यम में था, अब यहाँ पे जो मीडियम है वो थोड़ा सा कम हो गया, कम घना हो गया, तो सघन कह सकते हैं ना, जो विरल हो गया। तो इसमें आपका तेज़ी से होगा, यानी कि स्पीड उसका बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं कि बात आप समझे होंगे। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।